नमस्ते, मैं विक्रांत। द पॉलिटिकल संवाद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक राज्य, एक पार्टी, भारतीय राजनीति में शायद कोई ऐसी राजनीतिक घटना होगी जहां ऐसा तथ्य मौजूद हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक पार्टी है, वो जब से बनी है तब से आज तक कोई चुनाव नहीं हारी है। बात उड़ीसा के बीजू जनता दल की हो रही है। 25 साल के इतिहास में उड़ीसा के राजनीतिक घटनाक्रम में यह पार्टी एक तरफा चुनाव जीतती आ रही है और जिस दिन यह पार्टी बनी थी उस दिन से लेकर आज तक इस पार्टी को उड़ीसा में कोई नहीं हरा पाया। एक परिवार जिसमें दो पिता पुत्र हैं, पहले पिता मुख्यमंत्री रहे, फिर पुत्र मुख्यमंत्री रहे और पूरे उड़ीसा में इन दो पिता पुत्र की कहानी राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी कहानी मानी जाती है। आज कहानी बीजू जनता दल की। पार्टी का नाम पड़ा उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, और यह भी कहा जाता है कि राजनीति के दूसरे सबसे बड़े पटनायक बीजू पटनायक के नाम पर उड़ीसा के लोग इन्हें प्यार से बीजू बाबू बुलाते थे। लेकिन फिर पहले पटनायक कौन थे? जानकी वल्लभ पटनायक सन 1980 से 89 तक मुख्यमंत्री रहे और 1995 से 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इनकी कहानी फिर कभी कांग्रेस में थे, इंदिरा गांधी के बेहद करीबी रहे, लेकिन इनकी आज कहानी हम नहीं करने वाले हैं। आज कहानी बीजू जनता दल की है। एक राज्य में यह पार्टी बनी कैसे और इस पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि पिछले 25 साल से इस पार्टी को आज तक कोई हरा नहीं पाया। असल में बीजू जनता दल की कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है बीजू पटनायक और दूसरे हैं नवीन पटनायक। बीजू जनता दल के उभार की कहानी नवीन पटनायक के उभार की कहानी है और बीजू जनता दल के बनने की कहानी बीजू पटनायक के इस दुनिया से विदा होने की कहानी है। सबसे पहले जानते हैं बीजू पटनायक के बारे में। बीजू पटनायक पायलट रहे, उद्योगपति रहे, राजनेता रहे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। बीजू पटनायक जब स्कूल में थे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार कटक से पेशावर जो पाकिस्तान में है वहां तक वो साइकिल से यात्रा करने निकल गए थे। जब पायलट बने तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस दौरान रंगून में कुछ भारतीय लोग फंस गए थे। उनको निकालने की जिम्मेदारी दी गई बीजू पटनायक को, चूंकि वो पायलट थे। वैसे ही जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला किया था तो भारतीय सेना की पहली टुकड़ी को लेकर जम्मू कश्मीर कौन जाए, जब इस बात का सवाल आया तो बीजू पटनायक सबसे पहले आए और पायलट के रूप में अपने हवाई विमान से उन्होंने सैनिकों की पहली टुकड़ी कश्मीर में उतारी। और फिर ये कहानी अलग है कि हरि सिंह ने मदद मांगी थी और किस तरीके से कश्मीर में भारत का विलय हो गया। वैसे ही जब हम बीजू पटनायक के उद्योगपति के रूप में बात करते हैं तो कलिंगा ट्यूब, कलिंगा एयरलाइंस के साथ तमाम अन्य उद्योगों में भी जो है बीजू पटनायक का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। अब राजनीतिक यात्रा की बात कर लेते हैं। बीजू पटनायक कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस से की थी। 50 के दशक में उन्हें उड़ीसा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1961 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। सन 1997 में इस्पात के वो केंद्र में मंत्री बनाए गए और फिर सन 1990 में वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन इस बार पार्टी बदल चुकी थी, जनता दल। सन 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजू पटनायक ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए और बीजू पटनायक का यह आखिरी चुनाव था। बीजू पटनायक के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि बीजू पटनायक को उत्कल का सांड कहा जाता था। उत्कल का मतलब कि उड़ीसा में ही जो है उत्कल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि इन्हें उड़ीसा का सांड क्यों कहा जाता था। सन 1967 में कटक में बीजू पटनायक छात्रों को संबोधित कर रहे थे और बहुत बड़ बोलपन टाइप के थे। उन्होंने कहा मंच से कि मैं अगर चाह दूं तो इंदिरा गांधी को तुम लोगों के सामने डांस करवा दूं। बात बिगड़ गई, इंदिरा गांधी से संबंध खत्म हो गए। बीजू पटनायक बाद में बीपी सिंह के साथ चले गए और जनता पार्टी में एक लंबे समय तक रहे। आपको एक और दिलचस्प कहानी बताऊं बीजू पटनायक की कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए एक रस्साकसी चल रही थी जनता पार्टी में, तो जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने सन 1989 में तो बीजू पटनायक का बहुत अहम रोल माना जाता है। उड़ीसा भवन में बैठक चल रही थी। अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर के साथ देवीलाल को मोहरा बनाने की तैयारी की गई ताकि चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया जाए। फिर लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और ओबीसी आरक्षण को लागू कर देते हैं और बीजू पटनायक इस बात से खफा होते हैं और बीपी सिंह के साथ उनकी बात बिगड़ जाती है। लेकिन बीजू जनता दल का गठन कब होता है, अभी तक की कहानी में कहीं पार्टी का जिक्र नहीं हुआ। बीजू बाबू का देहांत हो जाता है सन 1997 में। अब उनके सहयोगियों के सामने संकट ये था कि जनता पार्टी टूट रही थी, खत्म हो रही थी। उनके सहयोगियों ने तय किया कि वह एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम होगा बीजू जनता दल।
यही बीजू पटनायक के नाम पर बनाई गई पार्टी है। अब इस पार्टी का नेता कौन होगा, तो उनके सुपुत्र थे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, एक बहुत अच्छे स्तंभकार थे, अखबारों में लिखा करते थे, किताबों में लिखा करते थे और उनकी राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवीन बाबू को राजनीति में लेकर आया, उन्हें चुनाव लड़ाया और सन 1999 में नवीन बाबू सांसद बने। 2000 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े और इसी विधानसभा चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 23 सालों से लगातार उड़ीसा की राजनीति में नवीन बाबू का कोई विकल्प आज तक पैदा नहीं हुआ। नवीन बाबू की बहुत सिंपल सी एक लाइन है, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। वह किसी से ना दोस्ती बहुत रखते हैं, ना किसी से बहुत दुश्मनी रखते हैं। अपने राज्य में अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने उड़ीसा को नवनिर्माण उड़ीसा बनाने की बात करते हैं और नवीन बाबू की यही यूएसपी बताई जाती है। सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीटें जीती थी और उसी के साथ बीजू जनता दल ने गठबंधन किया और सरकार बनाई गई। 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कुल 93 सीटें आई, सरकार बनाई गई। 2009 में भी बीजेडी अकेले चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी से उसने अपना गठबंधन तोड़ दिया, कुल 103 सीटें आई। 2014 में पार्टी को 117 सीटें आई और 2019 में पार्टी को 112 सीटें आई। अब 2024 की तैयारी चल रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि शायद ये किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नवीन पटनायक इस बार भी उड़ीसा में एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि नवीन बाबू को उड़िया नहीं आती है, वह लंबा भाषण नहीं दे पाते हैं, उन्हें पब्लिक के साथ जुड़ने की कला नहीं माहिर है, वो बहुत अपने आप को परिपक्व राजनेता के रूप में नहीं दिखाते हैं। फिर भी उड़ीसा जैसे राज्य में 25 सालों से लगातार नवीन बाबू की सरकार चली आ रही है। कारण ये है कि नवीन बाबू की जो छवि है उड़ीसा में वो ये है कि उनके अंदर सत्ता का मोह नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और परिवार भी नहीं है। इसलिए नवीन बाबू सिर्फ उड़ीसा के बारे में सोचते हैं। आपको याद होगा कि नवीन बाबू ने हॉकी के जरिए उड़ीसा को आज पूरे विश्व के जो खेल का नक्शा है उसमें एक बहुत अहम स्थान दे दिया है। जब हॉकी इंडिया के पास कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, कोई पूंजीपति पैसा लगाने को तैयार नहीं था, सरकारों का भी जो है फंडिंग अच्छा नहीं था, तब नवीन बाबू ने ये जिम्मेदारी उठाई कि वह हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर करेंगे। उसके लिए 2 यहाँ पे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए गए, उन्हें प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा गया। और आपको ओलंपिक की वो घटना याद होगी कि जब भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में पदक जीता तो तब जाकर अखबारों में सुर्खियां बनी और नवीन बाबू की तस्वीर छपी कि जब कोई नहीं था तब नवीन बाबू ही थे जो निकलकर आगे आए थे। इस बार भी यहाँ के लोग बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं कि वो नवीन बाबू के अलावा और किसी को चुनना नहीं चाहते हैं, खासकर महिलाएं। मुझे लगता है कि देश के राजनीतिक इतिहास में नवीन बाबू एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने सबसे पहले लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया था और वो लाभार्थी वोट बैंक था महिलाओं का। यहाँ महिलाएं नवीन बाबू को बहुत प्रेम करती हैं। नमस्कार, मैं विक्रांत। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।